वेबसाइट बनाते हैं, फिर बाद में उसकी ऑडिट करते हैं, तो उसकी हम्म। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। हम्म। यस सर। आज क्लास में कोई आया ही नहीं आपके, चले। ऑडिटिंग मतलब ये रहता है कि आप अपनी वेबसाइट में जो भी कमी है उसको हम स्कैन करेंगे, या उसके जितने जो भी आपने किया है वर्क, तो अपने को ये चेक करना है उसके अंदर कि अपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई टाइटल में या मैटर डिस्क्रिप्शन में या कंटेंट में, कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड। ओके, तो उसका अपने को क्या करना होता है, ऑडिटिंग निकालना होता है, ऑडिट निकालना होता है। तो ऑडिटिंग के लिए मैंने आपको टूल्स बताए थे, टूल्स की हेल्प से हम करेंगे ये। ठीक। तो बहुत सारे टूल मैंने बताए, तो आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप एसईओ क्वेक यूज कर लो और एक स्मॉल एसईओ टूल यूज कर लो, ये दो टूल हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब इसमें किस किस चीज की आपको ऑडिट निकालना है, टूल्स आपको बहुत सारे पॉइंट की ऑडिटिंग देंगे। जैसे मैंने कल आपको एक वेबसाइट दी थी, इसका आपको ऑडिट निकालना था, तो आप लोगों ने कैसे किया होगा, इस वेबसाइट को ओपन किया होगा और एसईओ क्वेक नाम का जो एक्सटेंशन है वो अपने ब्राउजर में लगाया होगा। इतना हो गया होगा आप लोगों से। ठीक है, तो जब आप जिस पेज पे होते हैं उसी पेज पे उस एक्सटेंशन को लॉन्च कर देना। जैसे एसईओ क्वेक को मैंने यहाँ से लॉन्च कर दिया, तो ये क्या करेगा, खुद से पूरी स्कैन करेगा आपकी वेबसाइट को, और ऊपर आपको डायग्नोसिस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डायग्नोसिस पे क्लिक करोगे, तो ये आपको एक पेज पे पूरी रिपोर्ट उसकी बना के देगा। देखिए, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसमें से सभी पॉइंट नहीं लेना है, हमें इसमें से वो पॉइंट लेने हैं जो बहुत ज्यादा काम के हैं हमारे। तो वो मैंने आपको पहले ही फिल्टर कर दिए कि आप किसी भी चीज का रिपोर्ट बनाओ या मत बनाओ, या आप 1000 पॉइंट का बनाओ, लेकिन कम से कम ये 1 to 20 जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये एटलीस्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगी या डी रैंक करेगी। ओके, तो कम से कम ये पॉइंट तो अपने को क्लियर करना ही है। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेज टाइटल, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, डायरेक्टली मिल ही रहा है। रिपोर्ट में मेंशन क्या करना है, मैंने आपको बोला कि कॉलम ए कॉलम बी में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम सी और डी पे है। तो अब टाइटल किसी ने बनाया ही नहीं है, सिर्फ 5 सी एच का वो टाइटल बोल रहा है, तो हम उसको यहाँ पे वीक कंडीशन में लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आपके टाइटल की कमी है। ओके, अब इस रिपोर्ट में क्या हो रहा है, देखो ये टाइटल कितना बता रहा है आपको, 66 कैरेक्टर, सॉरी 46 कैरेक्टर। तो 46 को किस में रखेंगे हम इसको गलत भी नहीं बोल सकते और सही भी नहीं बोल सकते पूरी तरीके से, तो हमने इसको असाइन कर दिया एवरेज, क्योंकि हमें पता है इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 70 और इसने लिया है 46। तो 46 मतलब बीच का ले लिया उसने, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एवरेज की कंडीशन लगा देंगे कि भाई आपका जो टाइटल है वो एवरेज है, नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नीड्स इम्प्रूवमेंट, इस तरीके से आप लिख दोगे, नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। ओके, या आप कुछ और इसका अल्टरनेट लिखना चाहते हो तो कुछ और भी लिख सकते हो। अब नीड्स इंप्रूवमेंट, अब ऐसे मत लिखना इसमें कि इट शुड बी इन 70 CH। अब आप उसको ही बता दोगे तो वो खुद ही नहीं कर लेगा। ओके, तो बस अपन उसको एक हिंट दे देंगे कि भाई आपका ये जो टाइटल है इस पे वर्क करना पड़ेगा हमें। ओके, फिर मैंने बताया था आपको इनलाइन CSS, इसका बताओ ये क्या होता है। सर इसमें वो वेबसाइट कितना लोडिंग स्पीड ले रहा है, वेबसाइट डिजाइन पेज के अकॉर्डिंग, अगर कि उसमें ज्यादा ही कुछ किया होगा तो वो लोडिंग स्पीड ज्यादा लेगा। हम्म। और अगर इसकी स्पीड और कितनी, हम्म। इसकी 3 सेकेंड, विद इन 3 सेकेंड में हो जाना चाहिए, और अगर किससे ज्यादा होगी तो फिर ये ज्यादा गुड नहीं है। ठीक है, देखो इनलाइन CSS में हम क्या करेंगे, वेबसाइट का जो डिजाइनिंग पार्ट है उस पे वर्क करेंगे। डिजाइनिंग पार्ट मतलब कि भाई जैसे आपकी कोई वेबसाइट होती है, सीएसएस क्या होता है, सीएसएस होता है उसका डिजाइनिंग, उसका ग्राफिक्स पार्ट। तो जो जो अभी आपको दिख रहे हैं, जैसे जो एनिमेशन आपको दिख रहा है या बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, सीएसएस होती है वेबसाइट की। तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, इससे हमें प्रॉब्लम है लोडिंग स्पीड में, कि जिन वेबसाइट का सीएसएस जितना ज्यादा हार्ड कोड वो बनाएंगे वो उतना ही डिवाइस में लोड होने में टाइम लगाता है। और सर्च इंजन की गाइडलाइन क्या है कि ऐसी वेबसाइट को वो कभी भी रैंक नहीं करवाता है जिनकी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो पहले तो आपको लोडिंग स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना ऑडिटिंग समझना है
कि भाई मेरे पास जैसे कोई रिजल्ट, अब गूगल कैसे पेनल्टी लगाता है आपको कि हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद जैसे ही मैंने इस रिजल्ट पे क्लिक किया, क्लिक करते से ही वो वेबसाइट यहाँ पे देखिए लोड होती है, उसके बाद ओपन होती है। अब ये लोडिंग टाइम अगर बहुत ज्यादा है तो सर्च इंजन क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंक से हटाना स्टार्ट कर देगा। रीजन, क्योंकि कस्टमर इरिटेट हो रहा है। ओके, तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कितना होना चाहिए, एक आइडियल टाइम भी मैंने आपको बता दिया था। तो 3 सेकंड से ज्यादा लोडिंग स्पीड आपकी नहीं होना चाहिए। विद इन 3 सेकंड आपका जो वेबसाइट है वो लोड हो जाना चाहिए। ओके, बट किसी किसी वेबसाइट में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अपन कैसे पता लगाएंगे लोडिंग स्पीड या पेज साइज, तो 3 पॉइंट की आप यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हो। एक तो 20 नंबर का जो पेज है, पॉइंट है, उसकी रिपोर्ट निकल जाएगी। HTML पेज साइज इसकी रिपोर्ट आपकी निकल जाएगी 16th नंबर पे जो है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 टूल बताए थे, एक तो GT मैट्रिक्स, इससे आप निकाल सकते हैं, और एक हम गूगल का भी टूल है, गूगल पेज स्पीड। देखो, इससे आप निकाल सकते हो। तो इन 2 टूल का हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज लेना था। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये भी बोला था कि पेज कौन सा लेना है, यूआरएल कौन सा लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें हर बार होम यूआरएल लेना होगा। आपको वो यूआरएल लेना होता है जिसपे आपने कीवर्ड्स को टारगेट किए हैं। बट अभी मुझे इस वाले केस में क्लाइंट ने कोई पेज दिया नहीं है, कोई कीवर्ड दिया नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट होम यूआरएल को ले लेता हूँ। और ये होम यूआरएल हमने यहाँ पे दिया, टेस्ट योर साइट। देखिए, तो यहाँ पे अब ये कुछ चीजें आपको बता रहा है। सबसे पहले लोडिंग टाइम उसने बताया कि भाई जो वेबसाइट आप दे रहे हो उसका लोडिंग टाइम कितना बताया उसने, फुली लोडेड टाइम है इसका 4.5 सेकेंड। और हमने क्या बोला उसको कि 3 सेकेंड के अंदर में होना चाहिए। बट 4 भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट हमें कंसिडर करनी पड़ती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, अब ये काफी हैवी वेबसाइट होती हैं। अब उन लोग को भी पता है ये चीज, तो कि भाई हम लोडिंग टाइम हमें कम करना है। बट वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेजेस होती हैं, अगर वो ज्यादा कंप्रेस करेंगे इमेज को तो उनका जो इमेज है वो ब्लर करेगा, तो उनके कस्टमर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं कहीं हमें कंसीडर करना पड़ सकता है। तो ज्यादा भी कंसीडर करें तो मैक्स टू मैक्स 8 सेकंड तक भी आप जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। गूगल ऐसे पेनल्टी नहीं लगाता है, गूगल अपनी कैटेगरीज के हिसाब से पेनल्टी लगाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। भाई अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो ई कॉमर्स में मिंत्रा का लोडिंग टाइम और अजियो या फिर आपका फ्लिपकार्ट का लोडिंग टाइम, तो वो दोनों सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी वेबसाइट भी लगभग सेम टेक्निक पे है, तो उनका लोडिंग टाइम लगभग सेम ही होगा। लेकिन आप सर्विस वेबसाइट चला रहे हो तो आपका लोडिंग टाइम इनसे कंपैरिजन नहीं करेगा, वो आपका लोडिंग टाइम किनसे कंपैरिजन करेगा, आपकी फील्ड वालों से। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल कंपैरिजन किससे करता है, कंपैरिजन करता है आपके कॉम्पिटिटर से, कि भाई यहाँ पे 10 रिजल्ट आ रहे हैं। अब इन 10 रिजल्ट में से 7वें नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ऑन 7th नंबर, इस वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। तो अब गूगल क्या करेगा, एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट, ये जितनी भी दूसरी वेबसाइट दिख रही हैं, तो उन उस इस वेबसाइट को रैंक करवाना स्टार्ट करेगा वो। और जब आप अपनी फील्ड में काम कर रहे होंगे, आपका जो कीवर्ड होगा उसमें जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो उनसे कंपैरिजन करेगा, वो चाहे कुछ भी हो। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए इसने एक स्कोर दिया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रिमूव अनयूज्ड सीएसएस, इसने बता दिया कि यहाँ भैया ये वाला जो सीएसएस है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते इसमें, जैसे सीएसएस है आप देख सकते हो लेकिन आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं। तो आप क्या करें, इसकी एक रिपोर्ट बना के दे दें कि भाई हमें सीएसएस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, उसको इम्प्रूव करना है। तो आपका जो भी डेवलपर होगा, कंसर्न होगा, वो उसको कर देगा। फिर मैंने आपको बताया था इसमें गूगल सर्च रिजल्ट रिव्यू, इसका बताइए।
सर ये अपनी वेबसाइट गूगल सर्च करने पर आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसमें यूआरएल को कॉपी करके उसको गूगल पर सर्च करेंगे। हाँ, सर्च रिजल्ट प्रीव्यू मतलब कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। या तो हमारे पास वेब मास्टर था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ हम वो इंस्पेक्शन यूआरएल वाला जो ऑप्शन था उसका यूज करते थे। बट अभी मैं कहाँ पे हूँ, उसमें वेबसाइट इस पे हूँ, तो उस केस में हम लोग हमारे पास वेब मास्टर का एक्सेस तो है नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट यूआरएल वाइज भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो बस आपको यूआरएल कॉपी करना है सिंपली, और गूगल पे जाके अपनी यूआरएल को यहाँ पे सर्च कर देना, तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि आप सर्च इंजन पे अवेलेबल हो या नहीं हो। देखिए दिख रहा है वेबसाइट, तो आप इसके हिसाब से रिपोर्ट बना दोगे। ओके, इसके बाद मैंने आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया बताया था, ये आप कर ही लोगे। मेटा कीवर्ड ये भी आप कर लोगे। हाँ, 9th वाला बताइए, ये नई चीज थी आप लोगों के लिए। बताओ कौन बताएगा सर उसको। ये अच्छे से समझ में नहीं आया था, पर इसमें ये डुप्लीकेट कोई मास्टर पेज, कोई डुप्लीकेट कंटेंट ना हो इसके लिए, है ना? धवल आप बताओ। ब्रोकन लिंक वगैरह शायद तक अच्छे से समझ में। सर ये अपना जो होम पेज जो है, जिस अपने मेन कंटेंट डाल रखा है, हम उसको कैनोनिकल टैग कर देंगे तो गूगल सिर्फ उसी को मेन कंटेंट मानेगा और बाकी सबको उसका डुप्लीकेट मानेगा। हम्म, देखो कैनोनिकल टैग मैंने आपको बताया था, दो तरीके से आपकी हेल्प करेगा। एक तो आपका जो मास्टर कंटेंट है, और उस मास्टर कंटेंट का कॉपी अगर आपने कहीं दूसरे पेज पे किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो आपसे बात करेगा कि भाई ये मेरे उस पेज का मास्टर कंटेंट का डुप्लीकेट है, ताकि सर्च इंजन उसको अननेसेसरी आपका एसईओ नेगेटिव ना करे। और दूसरा कि अगर हमारा कोई पेज डिलीट हो गया है, तो उस पेज को ऑटोमेटिक होम पेज पे रिडायरेक्ट करना। तो ये दो तरीके से आपका काम करेगा। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर हेड सेक्शन के अंदर किसी भी पेज पे, मतलब होम पेज पे या सभी पेज पे, कैनोनिकल टैग लगाना है, और उसमें मास्टर कंटेंट आपको बता देना है कि भाई ये क्या है। ओके, तो वो टैग मैंने आपको नोट करवा ही दिया था। आप बस क्या करें, अपने हर पेज के हेड सेक्शन के अंदर उस टैग को लगा दें। जैसे देखो उसने लगाया है नहीं लगाया, अपन चेक कर लेते हैं। तो बस कैनोनिकल टैग लगा है या नहीं लगा है, अपने को उसका रिपोर्ट बनाना था। नहीं लगा है तो हम लगा देंगे फिर बाद में। तो आप पहले ऐसे करके फाइंड कर लो, क्योंकि जनरली डेवलपर लोग लगा देते हैं ये। देखो अब इसमें नहीं लगा, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा। अब वैसे तो मैंने आपको नोट करवा दिया है कि कैसे बनता है वो, और अगर आपने नोट नहीं भी किया है तो आप किसी की वेबसाइट पे जाके निकाल लो, सब पे लगभग सेम ही रहता है, बस यूआरएल ही चेंज करनी है आपको। देखो इसमें जैसे ये रहा, अब मैंने इसी की वेबसाइट से ले लिया, ये पूरी एक लाइन आपको कॉपी करनी है, और इसको अपनी वेबसाइट पे जाके लगा दो। बस इसकी जगह, इसका जो होम यूआरएल है उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट का होम यूआरएल लगा दो यहाँ पे, और हर एक पेज पे अपने सेट कर दो। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कैनोनिकल टैग का क्या यूज है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। H1 H2 ये आप कर लोगे कि आपके पूरे वेब पेज के अंदर कितने आपने हेडिंग ली हैं और कितनी आपने सब हेडिंग ली हैं। इमेज अल्ट टेस्ट, इसमें क्या करना है, 13th। थर्टींथ में क्या करना है, सर उसमें अगर इमेज थोड़ी ज्यादा हेवी है तो उसको कंप्रेस करके वापस अपलोड करना है। हाँ, इसमें देखो ऑल्ट टैग क्या होता है। ऑल्ट टैग मतलब वो टैग है जिससे इमेज में कीवर्ड को लगाया जाता है। ऑल्ट टैग या ऑल्ट टेक्स्ट उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमको ये चेक करना है
कि आपने जो इमेज लगाई है अपनी वेबसाइट के अंदर उसमें कीवर्ड लगे हैं या नहीं लगे हैं। ओके, तो बस सिंपल सा हमें ये चेक करना। अब आपकी वेबसाइट में भाई इमेज है या नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। जैसे अब इमेज कहाँ है इसके अंदर, जैसे इसमें, जैसे कल वाली वेबसाइट में तो बहुत इजीली हमें दिख रही थी इमेज। देखिए जैसे ये वाली जो इमेज है, तो मैंने बस या तो टूल से पूछ लो या आप खुद से भी कर सकते हो। माउस रखो अपना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट कर दो। देखो तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है इसने SRC और ऑल्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा और उसके बीच में इसने लगाया ट्रेवल कंपनी इन गोवा ट्रेवल सॉल्यूशन। तो मतलब इसने कीवर्ड लगा रखे हैं। ओके, तो ऐसे हर इमेज को हम चेक कर लेंगे। अब ये नहीं हो रहा है हमसे तो हम टूल से भी पूछ सकते हैं। देखो अभी आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने टूल से स्कैन करवाया तो टूल ने बताया कि आपके पास 5 इमेज ऐसी हैं जिसमें आपने अल्ट टैग नहीं लगाया, मतलब कीवर्ड्स नहीं लगाए। बट ये शायद आपको वो नहीं दिखा रहा है कि इसमें ये 5 इमेज कौन सी हैं। ओके, तो फिर आप क्या करें, अल्टरनेट टूल यूज करें। इसका अल्टरनेट मैंने आपको बताया था, मियन, SEO मियन पे आप जाएं और इसको लॉन्च कर दें, शायद ये बता दे, शायद ये बताएगा आपको। एनालाइज ऑन पेज SEO, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे हाँ देखो टोटल इमेज, इमेज विदाउट ऑल्ट टेक्स्ट, कौन सी इमेज है, 4 इमेज है। शो करने का बोल रहा है, ये मैंने शो किया तो उसने मुझे यहाँ पे 4 इमेज बता दी कि ये इमेज है आपकी जिसमें आपने ऑल्ट टैग नहीं लगाया है। ये देखो ये दिखा भी रहा है आपको इमेज। तो जो इमेज आपने देख ली, अभी तो रिपोर्ट बनाना है, अगर कल को आपके पास वर्क होता है तो फिर आप उसमें जाके स्पेस देके अल्ट एट्रीब्यूट लगा देना। मैं आपको आपको याद आ रहा होगा HTML जब मैंने बताया था आप लोगों को तो उसमें मैंने आपको अल्ट टैग लगाने का टेक्निक बताया था। ठीक है, किसी कोई डाउट तो उसको करके देखना। अभी तो आप लोगों के पास फ्री वेबसाइट है, उस पर लगा के देख लेना। हाँ नेक्स्ट 14th। 14th में क्या करना है? सर 14 में से शायद ब्रोकन लिंक, मतलब कोई लिंक अगर आपको रिडायरेक्ट नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही है, हम्म, वो ब्रोकन लिंक है। हाँ मतलब कुछ काम नहीं कर रही, मतलब डेड हो गई हैं यूआरएल। ऐसे यूआरएल जो आपके, ऐसे पेजेस जो आपके डिलीट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सर्विसेज है मेरा। अब या तो होम होम पेज तो खैर डेड होना मतलब तो वेबसाइट बंद होना ही हो जाएगा। होम पेज की डेट की पॉसिबिलिटी कम बनती है। ओके, अंदर के जो पेजेस होते हैं आपके वो डेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे पैरेलल अकोमोडेशन लिखा हुआ है। अब ये पेज अच्छा है मेरा, अच्छा चल रहा है, गूगल पे रैंक भी कर गया। अब हमने क्या किया, उसकी यूआरएल चेंज कर दी। मैंने आपको बोला भी था कि स्टार्टिंग में कभी भी यूआरएल चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूआरएल चेंज करोगे तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा पुरानी वाली यूआरएल का। तो ये अगर हमने डिलीट कर दिया पेज तो ये जो यूआरएल है ये आपकी चले जाएगी ब्रोकन लिंक्स के अंदर। अब इसमें भी मैंने 2 टाइप के आपको बताए थे, इंटरनल ब्रोकन्स और एक्सटर्नल ब्रोकन्स। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इंटरनल में सेम डोमेन पेज होता है और एक्सटर्नल में थर्ड पेज ऑफ डिफरेंट वेबसाइट ऑफ डिफरेंट डोमेन। हाँ, इंटरनल मतलब ये है कि डायरेक्टली आपके डोमेन का ही एक पेज जो है, एक यूआरएल जो है, देखो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा होम पेज होता है इतना xyz.com, ये एक फॉर्मेट होता है होम पेज का, इसको हम रूट इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, रूट पेज भी बोलते हैं, रूट डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे आपके जो पेजेस बनते जाते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। यूआरएल बढ़ रही है मतलब पेजेस बन रहे हैं आपके नए नए। ओके, तो अगर आपके डोमेन से ही डायरेक्ट कोई पेज डिलीट हुआ है दैट इज इंटरनल ब्रोकन लिंक्स। लेकिन अगर आपने कहीं और इसको सबमिट किया, आपने क्या किया, इस वाली पेज को या अपने डोमेन को किसी और वेबसाइट पे सबमिट किया, यहाँ किया और यहाँ आपका दिख रहा है। अब इसने क्या किया, ये वाला पेज डिलीट कर दिया, जीटी मैट्रिक्स ने डिलीट कर दिया उसका पेज। तो जब उसने अब उसका पेज डिलीट किया तो आपने भी तो अपना डोमेन उसके साथ लिंक किया था, तो ये भी खत्म हो जाएगा एग्जिस्टेंस, जैसे दिख रहे हो आप पॉप बंटी, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल बैकलिंक, सॉरी एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक्स। तो ये निकालना कैसे था, इसके लिए मैंने आपको बताया, आप स्मॉल एसई टूल्स में जाना और यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिलेगा वेबसाइट, ये रहा,
वेबसाइट ब्रोकन लिंक चेक कर, तो उसमें जाके बस उसको होम यूआरएल दे देना, वो खुद से आपको पूरा फाइंड करके बता देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल तो ये मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा चलने में, टाइम लगा रहा। बस गेट ब्रोकन लिंक्स पे आप लोग क्लिक कर देना, तो ये आपको पूरा आ, बता देगा कि कौन कौन सी इसमें ब्रोकन, देखो ये बता दिया उसने। टोटल 11 लिंक्स हैं इसमें, कितने इंटरनल ब्रोकन्स हैं और कितनी एक्सटर्नल ब्रोकन्स हैं। इंटरनल वो आपको पूरा बताता जाएगा। ओके, तो देख लेना आप, थोड़ा टाइम लगाएगा ये पूरा कंप्लीट होने में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 15th में क्या करना है। फेविकॉन है वो तो आइकॉन है मतलब वेबसाइट का। हाँ, देखो फेविकॉन है ये, इसके लिए आपको टूल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस ऊपर देख लें, ये छोटे छोटे जो आइकॉन आपको दिख रहे हैं, जैसे जीमेल का एनवलप दिख रहा है, ये हमने बनाना भी सीखे थे। आपको याद रहोगा रियल फेविकॉन जनरेटर करके मैंने एक टूल बताया था, तो आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो, वैसे तो डेवलपर करते हैं ये सब चीजें। पेज साइटेज ये मैंने आपको बता ही दिया। जीटी मैट्रिक्स कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 MB से ज्यादा आपका पेज साइज नहीं होना चाहिए। पीए डीए इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी। रिडायरेक्शन टेस्ट, अच्छा इसमें क्या बताया था मैंने आपको 18th पॉइंट में। अभी तो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट तो नहीं कर रही है। हाँ, आपका जो डोमेन है वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं आ रहा रिडायरेक्शन का, मैं डोमेन टाइप कर रहा हूँ और डोमेन वही की वही बना है। अगर ये डोमेन रिडायरेक्ट हो जाता है किसी दूसरे डोमेन पे, तो मैं इसका एसईओ नहीं कर सकता। उसको हम बोलते हैं डोमेन ट्रांसफर। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने डोमेन को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर कर देते हैं, या popbounty.com popbounty.in, अब उसने .com को .in पे या .in को .com पे ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी फंस गई कभी, तो आप ध्यान रखना कि आप उसका एसईओ ना करें, आपको पहले उसका रिडायरेक्शन हटवाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोमेन रिडायरेक्ट करते कैसे हैं वो देखो, वो केस भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं होता है, अगर आपको कभी जैसे खुद को ही करना पड़ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने डोमेन कहाँ से लिया है, आपने डोमेन कहाँ से खरीदा है। सपोज आपको कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, और वो आती भी है, कि आपको अपने एक डोमेन को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर करना है। जैसे कैसे आएगी भाई, मैं अभी तक popbounty.in डोमेन चला रहा था, अब मुझे .in नहीं चलाना है, मुझे .com चलाना है, popbounty.com। तो अब popbounty.in तो खत्म हो जाएगा आपका। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो लोग पहले से ही popbounty.in जानते हैं, जो डायरेक्टली सर्च कर रहे थे उसको, वो जैसे ही popbounty.in टाइप करें, ऑटोमेटिक वो popbounty.com पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ इसमें। देखिए, आपने जहां से भी डोमेन खरीदा है वहां आप चले जाएं। जैसे मैं आया यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स, देखिए अब जैसे सपोज मेरे पास एक डोमेन है यहाँ पे reviewretency.com, और मुझे उसको microdata.net पे ट्रांसफर करना है, कि जैसे ही कोई reviewretency.com टाइप करे, ऑटोमेटिक वो microdata.net पे चले जाए या किसी पर्टिकुलर पेज पे चले जाए।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 बिंदु जो लिखे हैं, आपको डीएनएस पे जाना। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है डीएनएस। ओके, मतलब आपके डोमेन का डैशबोर्ड, जहां से आप डोमेन को मैनेज करते हो। तो डीएनएस पे आप जाओगे, और सबसे लास्ट में आपको जाना है, देखिए फॉरवर्डिंग, यहाँ लिखा हुआ है डोमेन फॉरवर्डिंग। मैंने पहले ही इसको रिडायरेक्ट किया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे जो आपको जिस जगह पे रिडायरेक्ट करना है, वो वाली यूआरएल आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे मुझे उसको माइक्रोएडिया डॉट नेट पे करना था, तो मैंने माइक्रोएडिया डॉट नेट दे दिया। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, टेम्परेरी और परमानेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। टेम्परेरी अगर परमानेंट पे रखोगे आप, तो जंप नहीं करेगी वेबसाइट आपकी, डायरेक्ट वो करेगा, बीच में कोई होल्ड पीरियड नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा। और अगर आपने टेम्परेरी करा तो थोड़ी देर वो उसको रखेगा, उसके बाद वो रिडायरेक्ट करेगा। जैसे देखिए प्रीव्यू, तो ये देखो थोड़ी देर होल्ड करके फिर उसको दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ओके, ये आ भी रहा है, देखो रिडायरेक्शन में आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और अगर आपने परमानेंट कर लिया तो ये बहुत फास्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो ये परमानेंट का भी एक बेनिफिट है, जो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा एसईओ में, कि बैकलिंक हम जब ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो उसमें इसका थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी डोमेन पे। तो देख लेना कभी फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ करना पड़ जाए। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया हमारा। उसके बाद एचटीएमएल पेज साइज, लोडिंग टाइम, स्पीड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इन पॉइंट्स की रिपोर्ट आपको बनानी है। अब इसमें से 2 पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, एक तो robots.txt और एक है साइट मैप। ओके, बट इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम लेते हैं इसमें अब ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट। तो ये थी ऑन पेज ऑडिट रिपोर्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसमें ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट। तो देखिए इसमें बाजू में एक और टैब दिया है, ये इसकी ऑफ पेज की है। अब ऑफ पेज एसईओ रिपोर्ट में और ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट में क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस ऑन पेज और ऑफ पेज में होता है, वही डिफरेंस आपका ऑन पेज ऑडिट रिपोर्ट और ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट में होगा। कि ऑन पेज में हम वेबसाइट की जितनी भी इंटरनल चीजें होती हैं, उसका जो इंटरनल पार्ट होता है, उसका कंटेंट से रिलेटेड जो पार्ट होता है, या जो कीवर्ड से रिलेटेड चीजें होती हैं, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसका आप रिपोर्ट निकालते हो। और ऑफ पेज ऑडिट में आप किसकी रिपोर्ट निकालोगे, किसकी ऑडिटिंग करोगे, वेबसाइट का वैल्यूएशन आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कि मार्केट में आपकी वेबसाइट का वैल्यूएशन क्या है। जैसे कि बता रहा है कि रैंक कितनी है पूरे वर्ल्ड में आपकी, कंट्री में कितनी रैंक है, वेबसाइट की कैटेगरी रैंक क्या है, कितना टाइम यूजर आपकी वेबसाइट को दे रहा है, कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर हैं, टॉप 5 सर्चिंग कीवर्ड कौन से हैं आपके जो गूगल पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं, नंबर ऑफ बैकलिंक कितनी मिल गई आपको, जैसे हमने बात की थी कि हमें बैकलिंक बनानी है, कितनी बैकलिंक मिल गई। तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका ऑफ पेज में आ जाएगा। ओके, तो ऑफ पेज में क्या होता है कि जो नई वेबसाइट होती है उनके लिए ऑफ पेज रिपोर्ट जो रहती है वो चैलेंजिंग होती है। रीजन, क्योंकि वेबसाइट तो नई है ना, अभी कोई आ ही नहीं रहा, विजिट ही नहीं कर रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है, तो फिर वो रैंक वगैरह कैसे बताएगा उसका। ऑन पेज तो चलो ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड है तो उसकी तो रिपोर्ट निकल ही जाएगी। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसकी रफ प्रैक्टिस करने के लिए हम बड़ी वेबसाइट का ऑफ पेज समझेंगे, ताकि हमें हर एक ऑप्शन उसके अंदर मिल जाए। तो अब मैंने आपको बताया था कि ऑफ पेज के लिए आपको सिर्फ 2 टूल यूज करने हैं। पहला करना है alexa.com, ये मैंने नोट करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है, जिसने नहीं किया हो वो लिख लेना। दूसरा मैंने इसमें आपको बताया था, इसमें सिमिलर वेब, देखिए इन 2 टूल का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे सपोज देखिए, जैसे मैं इस वेबसाइट का निकाल के बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, इसका जो होम डोमेन है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आए alexa.com एंड देन गो फॉर, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि ये पेड टूल है, तो उसका मैं आपको डायरेक्टली क्रैक बता देता हूँ।
तो आप लोग क्या करना है इसमें, यहाँ पे alexa.com टाइप करना, उसके बाद स्लैश लगाना। स्लैश लगाने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे साइट इन्फो, फिर स्लैश लगाना है, और उसके बाद हमारा जो भी रूट डोमेन होगा वो हम टाइप करेंगे। ये फॉर्मेट लिख लेना। सर रूट डोमेन जिसकी ऑडिटिंग करनी है वो वाला यूआरएल? रूट डोमेन मतलब होम पेज, होम यूआरएल किसी भी वेबसाइट का, जिसका भी आप निकाल रहे हो। जैसे फेसबुक का निकाल रहे हैं तो facebook.com रहेगा। जिसका भी ऑडिट हो। हाँ, ओके। तो देखो बहुत इजी है। सिंपली हमने क्या करना है, इसमें alexa.com टाइप करना, जो कि एज यूजुअल अपना रहेगा ही, एंड उसके बाद स्लैश लगाया। देन उसके बाद साइट इन्फो स्लैश, जिस भी डोमेन का हमें निकालना है उसका रूट डोमेन यहाँ से लिया। जैसे मुझे भी इसका चेक करना है तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसका कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर दिया। ठीक है, देन गो फॉर चेंजेस। देखिए ना, यू कैन सी कि यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट आपको बता रहा है, इसमें काफी सारी चीजें हमें दिखा रहा है, तो उसके अपने अपने एक मतलब है कि इसमें किसका क्या रिपोर्ट ये आपको बता रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको ये पूरी रिपोर्ट सेट करनी है। जैसे इसने बोला यहाँ पे ग्लोबल साइट रैंक, ग्लोबल साइट रैंक क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट हैं उसमें आपकी रैंक कितनी है। तो ये आपको एक रैंक असाइन कर रहा है। कितना रैंक असाइन कर रहा है, 2017, विच मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है उसमें आपकी रैंक है 2017। जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। गूगल का 1 है। ओके, सेकेंड पॉइंट में कंट्री रैंक। कंट्री रैंक मतलब किस तरीके से समझेंगे इसको, कंट्री रैंक मतलब हो गया कि जिस कंट्री में आप सर्व कर रहे हो बिजनेस, वहां पे आपकी रैंक कितना है, या फिर अभी मैं जिस कंट्री से रिपोर्ट निकाल रहा हूँ वहां पे रैंक कितना है। तो ये बता रहा है आपको कि इंडिया में इसका 357 रैंक है। कंट्री चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, पाकिस्तान में इतना है, यूएस में इतना है, और भी ज्यादा कंट्री निकाल सकते हो आप। उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब हो गया कि जिस कैटेगरी में हम बिजनेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारी रैंक कितनी है। जैसे अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, उसमें आपका रैंक कितना है आपकी वेबसाइट का। वो कैसे पता लगेगा, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन से, कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में आप बता ही देते हो कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो ये इसने यहाँ पे बता दिया आपको। अच्छा हाँ, ये जैसे ये कैटेगरी का रैंक आपको नहीं बता रहा है, देखो यहाँ पे शायद ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो कैटेगरी रैंक आपको बताएगा। तो फिर हम अल्टरनेट पे जाएंगे, तो कुछ चीजें आपको यहाँ से निकालनी पड़ेंगी। देखिए, तो ये भी अच्छी रिपोर्ट दे रहा है। अब इसमें डिफरेंस भी आता है, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर आप देख रहे हो तो काफी वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जैसे हमारा ग्लोबल रैंक कितना आ रहा था 2017 के अप्रोक्स, इसमें ग्लोबल रैंक कितना बता रहा है ये 9005। तो अब इसको हम जेन्युइन किसको मानेंगे कि भाई कौन सही है इसमें। तो मैंने आपको बताया कि जिसकी डिमांड है वही जेन्युइन होता है। तो ये वाला जो टूल है अमेजोन का, इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो ज़्यादातर अगर आपको कोई क्लाइंट मिलेगा तो वो आपसे एलेक्सा के ही हिसाब से
मांगेगा, ठीक है। एंड कंपनीज वगैरह में भी एलेक्सा ही ज्यादा यूज होता है, फिर भी कुछ चीजें हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ है कैटेगरी रैंक। इसके बाद डेली टाइम ऑन साइट। डेली टाइम ऑन साइट का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक एवरेज यूजर आपकी साइट को कितना टाइम दे रहा है भाई। जैसे अब आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, कोई 5 मिनट रुक रहा है, कोई 10 मिनट रुक रहा है, कोई 2 मिनट, तो मैंने क्या किया, सभी का एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज मुझे पता लगा कि मेरी वेबसाइट को ऑन एन एवरेज 3.24 का टाइम एक एवरेज दिया जा रहा है। तो वही हम यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। देखो इसमें तो कुछ करने जैसा होता ही नहीं है, पूरी वैल्यू वही दे रहा है आपको, आपको सिर्फ वहां से वैल्यू देखनी है और उसको यहाँ पे पुट करना है, दैट्स ऑल, बस इतना करना है अपने को। टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स। टॉप 5 कॉम्पिटिटर मतलब कि जैसा बिजनेस आपका है भाई, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, अब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, आपकी वेबसाइट आ रही है लेकिन आपके साथ में और लोगों की भी तो वेबसाइट आती है, तो वो कौन हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो बिजनेस हम दे रहे हैं वैसा ही बिजनेस पे और कौन चल रहा है, तो वो यहाँ पे देखिए आपको बताएगा इस वाले ऑप्शन में, ओवरलैप, ऑडियंस ओवरलैप। तो ये वो वेबसाइट हैं जो आपके ही जैसा बिजनेस आप कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे देंगे। टॉप 5 सर्चिंग मतलब कि अगर आपको कोई सर्च कर रहा है किसी भी सर्च इंजन से या यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च कर रहा है, तो टॉप 5 कीवर्ड कौन से हैं आपके जिनसे आपको सर्च किया जा रहा है। तो देखिए ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। तो टूल पे जाना है, हर ऑप्शन को समझना है और कितना परसेंट उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद टॉप 5 ट्रैफिक सोर्सेस। ट्रैफिक सोर्सेस मतलब चैनल्स, कि आपको कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, जैसे सर्च इंजन से, सोशल मीडिया, सर्च इंजन से, सोशल मीडिया से, ईमेल मार्केटिंग से, या फिर कहीं और से आ रहा है, एफिलिएट से आ रहा है, रेफरल से आ रहा है। तो वो चीजें हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ से देखिए आप, ये आपको बता रहा है ट्रैफिक सोर्सेस, ठीक है। बट इसने शायद उसमें लॉक कर रखा है, पेड कर रखा है, तो आप यहाँ से देखना ट्रैफिक सोर्स। ये देखिए, ये आपको बता रहा है लास्ट 6 मंथ में इसकी वेबसाइट पे 6.8 मिलियन विजिट्स हुए हैं, और एवरेज इतना गया है, बाउंस इतना गया है, और ट्रैफिक सोर्स कौन कौन से हैं ये यहाँ पे आपको बता रहा है। देखिए डायरेक्ट इसका इतना ट्रैफिक है, सर्च इंजन से 70% इसका सर्च इंजन से है, सोशल से कितना है, मेल से कितना है, डिस्प्ले से कितना है, तो ये ट्रैफिक सोर्स उसने आपको बता दिया। तो जो चीजें वो नहीं बता पा रहा है या उसने पेड कर रखी है वो चीज हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमें तो रिपोर्ट रेडी करना है बस। टॉप 5 पेड कीवर्ड्स और टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड। ऑर्गेनिक कीवर्ड मैंने आपको बताया, गूगल पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने सर्च किया, अब मेरे पास ऐड भी आएगा यहाँ पे, जैसे ये ऐड चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा, अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड पेड हो जाएगा, और अगर मैं फ्री रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो वही वो आपको बता रहा है यहाँ पे कि कौन सा पेड कीवर्ड है आपका और कौन सा ऑर्गेनिक है। तो देखो यहाँ पे इसने बताया आपको कि आपका 98% ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं जो ये वाले हैं जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, और पेड कीवर्ड ये वाले हैं जो सबसे ज्यादा, जिन पे आप ऐड वगैरह चला रहे हैं। तो इस तरीके से अपने को ये सेट करना है। फिर नीचे आए, नंबर ऑफ बैकलिंक। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वेबसाइट से हेल्प लेते हैं तो वो हमें बैकलिंक रिवर्ट करेगा। अब वो करते कैसे हैं वो तो आगे का टॉपिक है आपका, बट वो कितनी बैकलिंक हमें मिल गई है, मतलब कितनी वेबसाइट ने हमें हेल्प दे दी है, वो हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू दिखा रहा है 36, तो अगर इस रिपोर्ट इसको हम यहाँ देखें जिसका आपने अभी निकाला है, उसमें उसके पास कितनी बैकलिंक है, तो कहाँ से निकालना है हमें, देखो यहाँ ये दिया हुआ है 1401, इतनी बैकलिंक है इसके पास, मतलब इतने अलग अलग डोमेन इसके साथ लिंक हैं। ओके। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, एक होता है नंबर ऑफ लिंक्स और एक होता है नंबर ऑफ बैकलिंक। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, जैसे कि ये टूल तो ठीक है, एक टूल मैंने और लिया, सैमरस। अब सेम वेबसाइट का जैसे अगर अपन यहाँ से निकाले रिपोर्ट,
अब देखिए इसमें देखिए आप बैकलिंक 3.3 मिलियंस और यहाँ कितना दिखा रहा है, ओनली 1401। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा रहे हैं दोनों। ये ओनली दिखा रहा है 1401 और ये दिखा रहा है 3.3 मिलियन, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो अब कंफ्यूजन किस बात का है कि अब हमारे पास रिपोर्ट आई तो आपने देखा और आपने 3.3 मिलियन लिख दिया। अब 3.3 मिलियन मतलब आप ये बोल रहे हो कि 3.3 मिलियन वेबसाइट उसके साथ लिंक हुई हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसलिए मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ बैकलिंक और एक होता है नंबर ऑफ लिंक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सपोज मेरी जो वेबसाइट है ये वाली, अब इसमें अलग अलग पेज बने हैं, एक तो होम पेज है और एक इसका ये वाला पेज है। देखो जितनी बार यूआरएल चेंज हो रही है उतनी बार पेज बनता है, ये मैंने आपको बताया था। सपोज इसके अंदर 10 पेजेस बने हुए हैं, तो जब मैं इस पे सबमिशन करूंगा तो मुझे बैकलिंक तो होम पेज की मिलेगी, मतलब रूट डोमेन जो होता है उसकी बैकलिंक मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे मेरे जितने भी पेजेस हैं वो भी लिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नंबर ऑफ लिंक्स। तो एक वेबसाइट में अगर 10 पेज हैं तो आपको 10 लिंक्स मिलेगी, लेकिन बैकलिंक एक ही मिलेगा। तो बैकलिंक इज इक्वल टू डोमेन एंड लिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, ये नोट कर लेना। हो गया? बैकलिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोमेन एंड लिंक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। यस सर, हो गया। हाँ, तो वही चीज आपको यहाँ पे रिपोर्ट में बतानी है। देखो उसमें भी दिया हुआ है नंबर ऑफ बैकलिंक और नंबर ऑफ लिंक्स, एक 13th नंबर पे दिया हुआ है, एक 10 नंबर पे दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ और चीजें बता रहा है आपको यहाँ पे, जैसे 11th में बता रहा है नंबर ऑफ सब डोमेन या नंबर ऑफ रूट डोमेन। तो रूट डोमेन क्या होता है? रूट डोमेन तो यही हो गया जैसे alexa.com, या अगर आपके पास वेबसाइट है अभी पॉप बॉन्टी, तो popbonty.com, ये इसका रूट डोमेन हो गया। अब मैं चाहूं तो एक डोमेन के भी सब पार्ट कर सकता हूं, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा किस तरीके से बने होते हैं, blog.xyz.com, तो इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। जैसे गूगल खुद ही सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। आप देखिए, आप जीमेल यूज करते हैं तो गूगल ने एक रूट डोमेन यूज किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए google.com, ये इसका मेन डोमेन है। तो जब आप लोग जीमेल चलाते हो तो वहां पे लिखा था mail.google.com, जब आप गूगल शीट चला रहे हो तो वहां लिखा रहा है docs.google.com। तो डोमेन तो एक ही यूज कर रहा है वो, उसका रूट डोमेन कौन सा है? google.com। ओके, जब आप गूगल का कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाओगे, गूगल पे साइट बनाओगे, तो site.google.com, तो उसने क्या किया, एक ही डोमेन को मल्टीपल सब डिवाइड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सब डोमेन। सब डोमेन मतलब एक नई वेबसाइट ही होती है जो कि आपके मेन डोमेन पे ही चल रही है। ओके, webmaster.google.com, शायद ऐसा आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो वो लिंक कितनी मिली है हमें, वो हमें यहाँ बताना है। रूट डोमेन कितना मिला है वो यहाँ बताना। एलेक्सा रैंक और ग्लोबल रैंक एक ही बात है। पीआर, डीए, पीए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको यहाँ लिखना है। मोज रैंक भी आप लिख सकते हो, हालांकि इसने बंद कर दिया। बाउंस रेट कितनी है आपकी वेबसाइट पे, बाउंस रेट मैं आपको बता चुका हूँ कितनी जल्दी कस्टमर आपकी वेबसाइट से स्विच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको बाउंस रेट दिया हुआ है, ये बाउंस रेट दिया है, और यहाँ पे भी शायद बाउंस रेट दिया होगा। बाउंस रेट, डेली टाइम ऑन साइट, ये भी उसने दिया हुआ। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी है। अब मैं टास्क दे रहा हूं आपको उस वेबसाइट का बना के लाना है। आपको बनाना है moz.com का। इस डोमेन का आप कल ऑफ पेज और ऑन पेज दोनों करोगे। नहीं, ऑन पेज तो उसी का करना जो मैंने दिया हुआ है, ऑफ पेज इसका करना। मंडे को रहेगी ना अब क्लास, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 2 दिन मिल रहे हैं, तो ये रिपोर्ट ऑडिट वाला पीछे के जितने भी वर्क पेंडिंग में है उसको जाने दो, अभी उसको बाद में देख लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिटिंग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ऑन पेज और ऑफ पेज मंडे को मैं चेक करूंगा, और बनाने के बाद मुझे मेल करोगे आप लोग। ध्यान रखना सभी का मेल आना चाहिए मेरे पास। सर इसमें alexa.com के बाद ये moz.com लगा देंगे ना बस? बस कुछ नहीं लिखना है, alexa.com के बाद डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले साइट इन्फो लिखना, फिर स्लैश लगाना, फिर लिखना है यहाँ पे moz.com। ओके क्योंकि सर। हाँ, ये नहीं लिखाओगे आप तो फिर नहीं देगा वो रिपोर्ट आपको। मैंने आपको क्रैक बताया इसका, और आप डायरेक्टली alexa.com पे करोगे तो वो पैसे मांगेगा। ओके,
तो आप तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट जो मैंने Okay, sir. xyz.com बताया उसको रिप्लेस करवाना है आपको अपने डोमेन से। ओके, चलिए फिर इसको करते Okay, हैं sir. नेक्स्ट में, Okay, sir. आप लोग करके आइएगा। हम्म वीडियो sir, ले thank लेना, you. आपस में शेयर कर लेना अगर किसी को वीडियो चाहिए हो तो। हाँ सर, थैंक यू। गुड डे।